यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही सभी 9 सीट पर जीत के दावे कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी को जहां सभी सीटों पर जीत की उम्मीद है, वहीं विपक्ष ने इसे लेकर बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी, तो वहीं अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी के दावों की हवा निकलने वाली है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं, उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। दावा कुछ भी करे, लेकिन जब अब कल आना है तो दावा का, उसके दावा करने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा तो बड़ा बेबुनियाद दावा करती रहती थी। लोकसभा में दावा किया था 80 में 80 सफाया हो गया। भाजपा तो जिस सीट से हम जीते हैं, फैजाबाद की 54 लोकसभा सीट, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती की सीट है, बड़ा ढिंढोरा पीटा था, बड़ा को किया था। यूपी में उपचुनाव के नतीजे को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि बीजेपी सभी 9 सीट पर जीत दर्ज करेगी। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच में गई और उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को लेकर के जिस ढंग से जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम कह सकते हैं कि प्रदेश की 9 की 9 सीटें हम गठबंधन के साथ जीतने जा रहे हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई है। ये अपने संभावित हार को देखते हुए फेस सेविंग के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें नकार दिया है। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर काउंटिंग के लिए तैयारी पूरी है। फूलपुर विधानसभा सीट की काउंटिंग मुडेरा मंडी में की जाएगी। 103 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 32 राउंड में काउंटिंग के लिए 14 टेबलों को लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। यहाँ पर जो ईवीएम्स हैं वो सभी मुडेरा मंडी में रखी गई हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है और यही मुडेरा मंडी में ही मतगणना की जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा और उसके बाद यहाँ पर 32 राउंड में यहाँ पर ईवीएम मशीनों में मतगणना की जाएगी। 14 टेबलें लगेंगी। 132 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पुलिस फोर्स के साथ ही साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री को भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका न हो। माना यह जा रहा है कि 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो दोपहर 12 बजे तक इसके रुझान आएंगे और 2 बजे तक पूरे नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। खैर, विधानसभा उपचुनाव में धनीपुर मंडी में मतगणना होगी। यहाँ काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी व्यवस्था पुख्ता की है। मुरादाबाद में पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी। कुल 30 राउंड में काउंटिंग होनी है। मंडी समिति परिसर में मतगणना होगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नौ सीट पर वोटिंग के बाद जहां ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद है, वहीं ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। वहां पर विपक्षी दल के नेता लगातार पहरेदारी पर बैठे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मैनपुरी की करहल सीट पर हुई वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए हैं। एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की है। भाजपा के कई नेता जो इस विधानसभा के नहीं थे, जिनके पास कोई पास नहीं था, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद दिन भर गाड़ियां लेकर घूमते रहे और लोगों के साथ मारपीट की। कई पोलिंगों पर गांगसी पोलिंग है, वहाँ पर भाजपा के चेयरमैन हैं, उन्होंने मारपीट की, पोलिंग डंप करने का प्रयास किया। रानीपुर गांव में, एक गंभीरा गांव, वहां पर एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने बताया कि मंडी समिति में ईवीएम रखी गई है ताकि कोई छेड़छाड़ न कर सके। इसके लिए उनके कार्यकर्ताओं के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
इस समय हम मंडी समिति में हैं, जहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम बना हुआ है। कंट्रोल रूम के पीछे एक स्ट्रांग रूम बना हुआ है और स्ट्रांग रूम के आसपास जाने की बिल्कुल मनाही है। वहाँ नो जोन रखा गया है। साथ ही उसके सामने थोड़ी दूरी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो चिन्हित हैं, खास लोग हैं उनके, समाजवादी पार्टी के, वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही पूरे सुरक्षा में लगे हैं कि कहीं ईवीएम में गड़बड़ी न की जाए, इसको लेकर वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। कानपुर में सीसामऊ सीट पर वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन को कानपुर के नौबस्ता स्थित गल्ला मंडी में रखा गया है। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी के जरिए निगरानी हो रही है। बाहर कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। इसके अलावा गल्ला मंडी में आने जाने पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। फिलहाल राजनीतिक दल भी ईवीएम पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं और कैंप लगाकर वहां पर बैठे हैं। कड़ी सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीन्स को लाके यहाँ गल्ला मंडी में रखा गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि सीसीटीवी जो कैमरास लगाए उनका डिस्प्ले काम नहीं कर रहा, जिसका वीडियो भी एक वायरल हुआ है इस वक्त। देखिए न्यूज़ 18 टीम यहाँ मौजूद है, दरवाजे बंद हैं और पुलिसकर्मी ने यहाँ प्रवेश पर रोक लगा के रखी गई है। ऐसे में जो डिस्प्ले नहीं चल रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये आरोप भी है, ट्वीट के माध्यम से आरोप भी किया है कि जो जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ कैमरे काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे में अगर अधिकारियों को माने तो अधिकारियों ने इसका संज्ञान भी लिया है। खैर सीट से बीजेपी ने जहां सुरेंद्र दिलेर पर दांव खेला तो समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर चारू कैन पर भरोसा जताया। आइए जानते हैं वोटिंग के बाद क्या कह रही है खैर की जनता। और गणमान्य लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानकारी लूंगा कि किन मुद्दों को लेकर जनता ने मतदान किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए, जनता के लिए वो हर समय उपलब्ध रहे और इसके अलावा जो खैर की प्रमुख समस्या थी जाम की, उसका निस्तारण कराया गया। वहाँ एक बाईपास स्वीकृत हो गया, शीघ्र ही उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो जहाँ तक अनुमान है कि भाजपा सरकार को, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको ही जीत सुनिश्चित मिलनी चाहिए। जनता ने कौन सा ऐसा बयान था जिससे जनता बहुत प्रभावित हुई? देखिए, माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने जो एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे के उसमें हिंदुत्व एक हुआ है और सभी जाति धर्मों से अलग होकर के जो एक हुए हैं सभी लोग, सभी जातियों को छोड़ करके, और हिंदुत्व की भावना से जो वोट किया है उससे हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं सुरेंद्र दिलेर जी, वो भारी बहुमत से विजयी होंगे। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जी, मैं इन्हीं के पक्ष में जाना चाहूँगा क्योंकि बीजेपी एक अच्छी पार्टी है जिससे प्रभावित होकर ज़्यादातर सभी लोग जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। जी, कोई ये जाति धर्म बनने का एक इशू नहीं है जिसमें कि ये सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सभी जातियों धर्मों से बाहर निकलें और एकजुट होकर रहें, जिसमें कि हमारे दिलेर जी एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल के रूप में कायम होंगे। हमारे जो महाराज जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये उनकी जीत है। उन्होंने यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बनवाई और ट्रांसपोर्ट नगर दिया और अनेकों और योजनाएं आ रही हैं अब, और धीरे धीरे इसका विकास होगा। जनता की जीत होगी और महाराज जी की जीत है इसमें। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुछ ही पल यहाँ पर रह गया है, जो परिणाम आने में देर है। अब किसके पक्ष में यहाँ पर परिणाम आता है ये आने वाला समय बताएगा। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। महाराजपुर की फूलपुर सीट के लिए वोटिंग के बाद अब सियासी धड़कनें तेज हैं। फूलपुर में बीजेपी के दीपक पटेल का मुकाबला समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी के साथ है। जानते हैं वोटिंग के बाद क्या कहता है फूलपुर की जनता का मन। यूपी की 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें सत्ताधारी बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है और इसी में फूलपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। हालांकि यहां पर मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा है, 43 यानी 43% लोगों ने ही मतदान किया है। जो उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस ने जो पीडीए के नारे के नाम पर हिंदुत्व के नारे को कमजोर करने की कोशिश की थी, उसका असर दिखा। चुनाव टफ है दोनों ही दलों के लिए, क्योंकि मतदान बहुत कम हुआ है और इतना कम मतदान सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाता हुआ तक कभी दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि भाजपा ने पीडीए में स्टिंग लगाने की भी कोशिश की है। मैं वहां जो गया हूं, जिस तरीके से लोकसभा में पीडीए ने बहुत ज्यादा वोट किया था, उस तरीके से जो है उपचुनाव में पीडीए जो इसको कहा जाता है उसने जो है उस तरीके से सपा को वोट नहीं किया। लेकिन एक बात देखने वाली होगी, आधा पीडीए भी अगर सपा को वोट किया है
तो वो भाजपा के लिए नुकसानदायक। मजबूत कौन है? मजबूत सर कहा नहीं जा सकता, इतनी कम वोटिंग हुई है, दोनों नेक टू नेक है। मेरे हिसाब से 3-4% का अंतर रहेगा। पूरा जो फूलपुर का गणित है वो जो दलित वोटर हैं उन पर टिका हुआ है कि दलित वोटों में ज्यादा सेंधमारी किसने की, बीजेपी करा पाई या समाजवादी पार्टी करा पाई। हालांकि वो अलग अलग तबके में बटे रहे। पांडे जी, ये बताइए कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, करीब से आपने चुनाव को देखा है, क्या कुछ वहाँ पर मुद्दे रहे हैं और वोटिंग जो कम हुई है इसका किससे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? मूल बात ये रही है कि लोगों में वो उपचुनाव के कारण वो उत्साह नहीं रहा है। उत्साह की कमी के कारण वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। बकाया स्थिति वही है। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि ये विकास को लोगों ने मुद्दा बनाया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी है, तो कुछ लोग बीजेपी के पल्ला भारी होने की बात कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांटे का मुकाबला है और जीत हार का अंतर जो है वो बहुत मामूली वोटों से होगा। जिस तरह से 2022 में महज 2700 वोटों से बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। कैमरा पर्सन उपेंद्र यादव के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। मिर्जापुर की मझवा सीट पर बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य का मुकाबला समाजवादी पार्टी के ज्योति बिंद के साथ है। जानते हैं वोटिंग के बाद क्या है मझवा के लोगों की राय, किसे दिया है उन्हें जीत का आशीर्वाद, जो कैद है अब ईवीएम में। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल है जिससे हम समझेंगे कि मझवा विधानसभा की चुनावी समीकरण क्या था, कौन सी जाति किस ओर गई, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आकाश जी हैं। आकाश जी, आप दिन भर चुनाव देखते रहे करीब से, तो क्या वहाँ का समीकरण कर रहा है जो जाति के आधार पर लोगों का आ गया था, कि क्या समीकरण है अभी? देखो, अगर पूरे हम देखेंगे जो मझवा विधानसभा का जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो लड़ाई लग रही थी शुरू में कि त्रिकोणी चल रही है, और जो सवर्ण मतदाता थे उनके ऊपर ये बात डिपेंड करती थी, उन्हीं को लेकर ये चर्चा रहती थी कि सवर्ण मतदाता में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण जो है अगर वो सजाती वोटर के साथ प्रत्याशी के साथ जाते हैं तो उनका पलड़ा भारी रहेगा। ये आपको क्या लगता है? देखिए, केवल यही नहीं था, जो सपा और सपाई वहाँ पर उन्होंने लगभग सभी जहाँ भी उपचुनाव चल रहे थे हर जगह उनकी यही समस्या रही और उन्होंने शिकायत की। और ऐसा कोई चुनाव नहीं होता जहाँ कुछ इस तरह की चीज़ें ना हों और इस तरह के आरोप न लगें। हमेशा कुछ ना कुछ पार्टियाँ इस तरह के आरोप लगाती रहती हैं। फिलहाल जो है इस तरह का जिला प्रशासन ने और वहीं चुनाव आयोग ने दोनों ने ऐसे किसी भी समस्या या इस तरह की परेशानी या किस तरह की किसी शिकायत को सिरे से खारिज किया है। जिला प्रशासन का भी यही कहना था कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है। कुल मिला के देखा जाए तो सपा और भाजपा की भी काफ़ी टक्कर है, मगर ये भाजपा का पलड़ा जो है थोड़ा भारी हमको दिख रहा है। आप फील्ड में थे, मौके पे थे, तो ये समाज जो एक बड़ा जो निर्णायक की भूमिका में होता है, ये किधर की ओर जाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, मझवा के विकास को लेकर ब्राह्मण नाराज तो था और शुरू में ये लग रहा था कि जो ब्राह्मण है वो बीएसपी के जो दीपू तिवारी उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया उस समय समीकरण बदलता गया। जो त्रिकोणी मुकाबला, वो सीधे जो मुकाबला है वो सपा और बीजेपी के बीच में, हालांकि परिणाम 23 तारीख को तय करेंगे, तब तक को इंतजार करना पड़ेगा। सुमित गर्गन, न्यूज 18 मिर्जापुर। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर को समाजवादी पार्टी के हाजी मोहम्मद रिजवान से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। जानते हैं वोटिंग के बाद क्या कहना है कुंदरकी के लोगों का। किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट किया और आखिर कुंदरकी विधानसभा का विधायक कौन होगा, हम यहाँ जानते हैं। क्या नाम है आपका? विनय ठाकुर। अच्छा विनय, कुंदरकी में कौन विधायक होगा, किसका पल्ला भारी देखने को मिला? रामवीर सिंह। ऐसा क्यों? रामवीर सिंह ने क्या काम किया? रामवीर सिंह ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, निसरी बढ़िया उनका, बहुत शानदार काम करते हैं, बढ़िया लोग ठाकुर। बहुत शानदार चुनाव रहा है और इस बार इतिहास लिखने वाला है। इस बार ठाकुर रामवीर सिंह भारी बहुमत से जो है विजयश्री प्राप्त करेंगे और ठाकुर रामवीर सिंह अकेले वो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने पिछले 10-15 सालों से बिना विधायक होते हुए कुंदरकी की जनता का साथ दिया है। कुंदरकी विधानसभा में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, कौन जीतेगा? सब जो है तो बीजेपी जीतेगी वहाँ से, और बीजेपी सब जगह से जीतनी चाहिए। अब तो ये ज़्यादा सब जगह बीजेपी रहे और हमारे योगी जी रहे हमारे यहाँ के। क्या माहौल देखने को मिल रहा है कुंदरकी विधानसभा में? कुंदरकी विधानसभा एक तरफा चुनाव दिख रहा है बिल्कुल साफ, और इसका कारण यह है कि समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहले कभी बीजेपी वो बसपा में चले गए, उनका सबसे ज़्यादा विरोध ही इसलिए कि वो दल बदलू ज़्यादा रहे हैं।
कैसा माहौल लग रहा है कुदरकी का? कौन जीतेगा? किसका पल्ला भारी देखने को मिला मतदान के बाद? मतदान पुलिस ने करने कब दिया? पुलिस के बलबूते पे लाठी के डंडे से लोकतंत्र की हत्या हुई है। जो वोट डालने के लिए चुनाव आयोग ने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा मत पड़ना चाहिए, बैरिंग कटिंग करके पुलिस लाठी के बल पे जब वोटों को रोका जाएगा तो इसे आप चुनाव कहेंगे? ये तो लोकतंत्र की हत्या है। ठाकुर रामवीर सिंह जी का पल्ला भारी है। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ विधायक बन रहे हैं और सबका साथ सबके विकास के साथ वो कार्य कर रहे थे और इसके साथ को परिणाम है कि सभी समुदाय के लोगों ने उन्हें वोट करा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलजुल के उन्हें लड़ाया है। सबका साथ सबका विकास और हमारी बहन बेटी सब सुरक्षित हैं इस सरकार में। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें सबसे अधिक मतदान मुरादाबाद की कुदर की सीट पर हुआ है। कैमरामैन अमन के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर बीजेपी ने जहां धर्मराज निषाद पर दांव खेला तो वहीं एसपी ने शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया। अब देखना यह है कि किसे मिला है जीत का आशीर्वाद, जो अब ईवीएम में कैद है। जानते हैं वोटिंग के बाद क्या कहा कटहरी की जनता ने। कटहरी विधानसभा में उपचुनाव हो चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के और सपा के कार्यकर्ता और नेता। इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव में क्या मुद्दे रहे, किन समीकरणों पर इनकी जीत सुनिश्चित हो रही है। तो सबसे पहले हम सपा के पास चलेंगे, इन्हीं से पूछेंगे। ये बताइए, जीत की समीकरण क्या देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हताश निराश है। पूरे प्रदेश में इसने विकास का एक भी काम नहीं किया। वो अम्बेडकर नगर का नाम लें, अम्बेडकर नगर में उपचुनाव हो रहा है। आज की डेट में आप देख लें, अम्बेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मान सकते हैं 5 दफ़े आ चुके हैं अभी तक इस चुनाव में, और इस चुनाव में उन्होंने गाल बजाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। क्या जीत के क्या समीकरण आपको दिख रहे हैं? जीत का समीकरण जो रहेगा, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का 5 बार दौरा हो चुका है, लेकिन ऐसी क्या स्थिति है कि उनको 5 बार दौरा करने के बाद भी जीत साफ नहीं दिखाई दे रही बीजेपी वाले को। क्या जीत का समीकरण आपको क्या दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी कटहरी विधानसभा में चुनाव जीत रही है। कारण क्या है? किन कारणों? विकास किया है कटहरी में। विधायक ना रहते हुए भी सारी सड़कें जाके देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज जब बसपा सरकार में बना था, उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी की ही सरकार में यहाँ से सारी मशीनें आजमगढ़ भेजी गई थी, दूसरी जगह नहीं भेजी गई थी। तो इन लोगों का काम यही है, सिर्फ बलगलाना। माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा ही सारी मशीनें यहाँ से भेजी गई थी। सुविधाएं जो यहाँ भाजपा सरकार में ही जो मिलने लगी हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज सुविधाएं मिलने लगी हैं। सपा सरकार में सारी सुविधाएं बंद कर दी गई थी। क्या समीकरण आपको दिख रहा है चुनाव का? जी, भाजपा प्रत्याशी जीत रहा है। कारण क्या है? कारण विकास हुआ है कटहरी में, सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। आरोप लग रहा है प्रशासन कल विवाद कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं, निराधार है सर, सब निराधार है, सारी बातें झूठ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका वोट था वो जाके मतदान किया है। ये तो केवल विपक्षी की राय जो है। चुनाव समीकरण क्या दिख रहा है आपको? चुनाव समीकरण बहुत अच्छा है भाई साहब। पहली बार इस तरह का चुनाव हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है। मतदाताओं ने खुल के मतदान किया है, खुशी खुशी मतदान किया। और सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि अब की बार हुआ है कि दोपहर तक जितना मतदान होना था, जो % पड़ना था, उससे आधा से ज़्यादा मतदान हो गया है। इतने खुश थे मतदाता, बदलाव चाहते थे। सभी पार्टियों का अपना अलग अलग दावा है, सभी अपनी जीत सुनिश्चित बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मनीष वर्मा, अम्बेडकर नगर। कानपुर की सीसामऊ सीट पर बीजेपी ने जहां सुरेश अवस्थी को टिकट दिया, वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर दांव खेला। जानते हैं क्या कहता है वोटिंग के बाद सीसामऊ की जनता का मिजाज। मेरे साथ है कुछ वरिष्ठ पत्रकार कानपुर के, जिनसे जानते इस चुनाव की नब्ज, जिन्होंने कवर किया है और जनता से उन्होंने लंबे समय तक बातचीत की है। जहां पुलिस जो है पूरी तरीके से बल प्रयोग भी करती कई जगह पर नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के भी लोगों ने सपा के लोगों पर बुरखे के नाम पर वोट डालने का आरोप लगाया। ऐसे में जो सरगर्मियां हैं पूरी तरीके से इस चुनाव में देखने को मिली। भरपूर तरीके से मतदान हुआ है और जो परिणाम है वो अपने आप में अचंभित कर देने वाले होंगे। हमारे साथ एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे जानते हैं लगातार 5 बार से सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, तो क्या इस बार आपका क्या मूल्यांकन है? कुछ समीकरण की क्या भाजपा का कुछ प्लस हो सकता है भाजपा जी? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर 3 बार दौरा किया सीसामऊ सीट का, 2 जनसभाएं किया उन्होंने और इसके साथ ही साथ एक जो है वो रोड शो किया। कहीं ना कहीं जो है प्रतिष्ठा दांव पर लगा करके इस चुनाव को बीजेपी की तरफ से लड़ा गया है।
उद्देश्य सिर्फ एक था कि किसी भी तरीके से जो है शीशामऊ की सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी जिताना है। इस सोच के साथ में बीजेपी ने जो है अपनी पूरी ताकत झोंकी। ये थे कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार जिनकी मिली जुली राय है। सबने माना कि इस चुनाव में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर है। अब पल्ला किसका भारी रहेगा ये 23 तारीख को ही पता चल पाएगा। कैमरामैन रोहित निगम के साथ ओम भाऊ मिश्रा, न्यूज़ 18 कानपुर। गाजियाबाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी के संजीव शर्मा के सामने एसपी के सिंह राज जाटव ने चुनौती पेश की। हालांकि यहां से बीजेपी जीतती रही है। अब देखना है कि इस बार गाजियाबाद का क्या कहना है इस उपचुनाव को लेकर। सदर सीट पर उपचुनाव हो चुका है और ऐसे में 14 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद भी हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से हॉट सिटी कहने वाले गाजियाबाद में वोटिंग परसेंटेज कम रहा, आखिरकार उसकी वजह क्या रही और जो रही उसको किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट डाले हैं, इसी को जानने के लिए कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, भाजपा का घर कहा जाता है इसको और हॉट सिटी भी है और जो कहा जाता है कि वेस्ट भी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज रहा वजह क्या कम? वोटिंग परसेंटेज का कम होने का कारण था थोड़ा सा ये जो था वोटर लिस्ट जो थी वो भी थोड़ी गड़बड़ रही, जिसके सुधार के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि अगली बार से इसमें सुधार हो जाए। और थोड़ा उपचुनाव जो होता वो वैसे ही आप समझ लें कि वो ना सरकार बनाने वाला होता है ना सरकार को बिगाड़ने वाला उपचुनाव होता। थोड़ी शिथिलता रही लोगों में। किन मुद्दों पर चुनाव हुए इस बार? मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा ही नहीं, विपक्षी इसीलिए तो चुप है। अच्छा, वो बताइए आप कौन सा काम नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी? काम की समस्या है तो यहाँ मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट की टक्कर इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि समाजवादी पार्टी परिवार के बीच ही ये सीट की लड़ाई है। एसपी ने जहां तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया, वहीं बीजेपी ने उनके फूफा अनुजेश प्रताप को उनके ही खिलाफ लड़ाया। जानते हैं वोटिंग के बाद क्या कहता है करहल की जनता का मन। उपचुनाव में क्या समीकरण है, लोगों से क्या बातचीत हुई है, पत्रकार साथी हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरीके का समीकरण इस चुनाव में दिखता है कि और किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अगर हम बात पलड़ा भारी की करें तो आज जो है ना इस उपचुनाव में तेज प्रताप का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है। मुलायम का गढ़ है और ये कहा भी जाता है, और यहाँ चंद दूरी पे अगर करहल सीट की बात करें तो वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे सैफई है, लोगों का जुड़ाव रहता है, विकास की बात होती है, उन्होंने इतना कराया, काम कराया, तो फिर ऐसा क्यों? विकास की बात तो अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सैफई परिवार की अगर जो बात करें, मुलायम सिंह यादव के परिवार की अगर जो बात करें तो उसमें कोई तो जो है पूर्व मुख्यमंत्री है, तो कोई तो विधायक है, तो कोई सांसद है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पर आरएलडी की मिथिलेश पाल ने चुनाव लड़ा। उनका मुकाबला सपा के सुंबुल राणा से है। जानते हैं वोटिंग के बाद मीरापुर की जनता का मन क्या कहता है। जनपद की मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव हो चुका है और अब इंतजार है परिणाम का। अब ऐसे में मेरे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर के कुछ वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे बात करेंगे कि उस समय जब चुनाव हुआ था कुछ मुद्दे भी रहे थे और आगे क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहले परिणाम को लेकर क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? देखो, कल परसों मतदान हुआ है और ये जो मतदान हुआ है मीरापुर उपचुनाव का, ये सदियों तक, कई सालों तक याद रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह का घमासान चुनाव के बीच रहा है, जिस तरह के आरोप लगे हैं, तो ये सियासी मुद्दा जो है लंबे समय तक रहने वाला है। जहाँ तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट तो कल 23 नवंबर सामने आ जाएगा, लेकिन जो जिस तरह का माहौल चुनाव के बाद दिखा है, तो उसमें जो सीधा मुकाबला है वो भाजपा की जो रालोद गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश पाल और समाजवादी पार्टी की सुंबल राणा के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। बिल्कुल प्रभावित रहा है। आपसे बस थोड़ा सा इतना जानना चाहूंगा कि चुनाव में आप भी रहे वहाँ पर, पूरा दिन आपने भी देखा, बड़ी नज़दीक से देखा, आपको क्या लगता है किसके पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है परिणाम? देखिए, अभी मेरे भाई राकेश भाई ने बताया कि उस दिन काफ़ी प्रभावित रहा था चुनाव। अलग अलग जगह से, अलग अलग बूथों से बताया जा रहा था कि भाई उनको रोका जा रहा है वोट डालने से, और हमने भी काफ़ी ग्राउंड पर जाके हमने कवर किया, हमने भी काफ़ी जगह देखा, चाहे वो सीकरी हो, चाहे वो ककरौली हो, कई ऐसे बूथ मतदान केंद्र थे जहाँ पर वोटर्स। केदारनाथ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक मनोज रावत, तो भाजपा ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल केदारनाथ के चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। जानते वोटिंग के बाद क्या है जनता की राय। केदारनाथ उपचुनाव में मतदान हो चुका है और कल मतगणना है। कहीं ना कहीं जो केदारनाथ उपचुनाव की सीट है काफी पेचीदा सीट है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस पर जीत का दावा कर रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि वो इस सीट को 100% जीत रहे हैं।
लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं और उनको काफी इस क्षेत्र का नॉलेज है। क्या उनकी राय है, कौन सीट ले जाएगा या किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी और क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के जो होने चाहिए, उनको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, सर आपका नाम बता। मैं हयात सिंह राणा, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। देखो ऐसा है कि जो वहाँ पे मुद्दे थे, जो जनता के मुद्दे थे, उस हिसाब से तो कांग्रेस को जीतना चाहिए और कांग्रेस को आगे आना चाहिए। जो आशा नौटियाल वो भी काफी चर्चित चेहरा है, 2 बार की विधायक रही है और उनका बोलते काफी व्यवहारिक है, इसलिए भी लोग उन पे काफी आकर्षित है। इसलिए चुनाव देखा जा रहा है, कहीं चेंज हो सकती नहीं हो पाएगी, बीजेपी को जीतेगा। आप किस समझते हैं? देखो जी, आशा नौटियाल जी जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, लेकिन उसका स्वभाव से क्या करना है? राजनीति में तो चाहिए जो बात उठाए। देखो साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि यूकेडी इस राज्य को बनाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका थी और मैं स्वयं यूकेडी में था और प्रदेश संयोजक रहा हूँ। मैं सकलानी जी, जो केदारनाथ की सीट है कांग्रेस दावा करी, लेकिन भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पब्लिक का ने वोटिंग की है उसको क्या लगता है, आपको क्या नतीजे? देखिए, मैं आप न्यूज़ 18 चैनल का धन्यवाद देता हूँ। केदारनाथ वाली सीट निश्चित रूप से मनोज रावत जी जीत रहे हैं